तो 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी 5 राज्यों में एक साथ और तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जिसका इंतजार था। चुनाव का बिगुल फूंक दिया है चुनाव आयोग ने। 23 नवंबर को राजस्थान में जो पोलिंग होगी, मतदान होगा। और क्या कुछ तैयारियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की चुनाव आयोग की, वो आज चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों का जिक्र किया। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार दौलत सिंह चौहान जी। दौलत जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। देखिए, ये 7 नवंबर से चुनाव शुरू हो जाएंगे। मिजोरम में सबसे पहले मतदान होगा। राजस्थान का नंबर 23 नवंबर को आएगा, जो गुरुवार का दिन है। और आज से ये लगभग इसमें आप मान लीजिए राजस्थान में 45 दिन का गैप मिल रहा है चुनाव में, आज से अगर गिना जाए तो। और इसी तरह से 23 नवंबर को मतदान राजस्थान में और 3 दिसंबर को मतगणना है। तो वोट देने के बाद जनता को लगभग 10 दिन जो है वो इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, परिणाम के लिए। बाकी चुनाव आयोग इस बार जिस तरह से पहले उससे भूमिका बांधी, उसमें कई उन्होंने नई सुविधाएं क्रिएट की है। लोगों को घर से मतदान देने की सुविधा सबसे बड़ी है। इसके अलावा एक और प्रावधान उन्होंने ये किया है कि जो कर्मचारी चुनाव में भाग लेते हैं उनको जो अभी तक मतपत्र मतलब मतदान के बाद घर ले जाकर जब चाहे वो इसके बाद काउंटिंग से पहले भेज सकते थे, वो प्रक्रिया भी बंद कर दी। चुनाव आयोग ने कहा है कि इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एक साथ इकट्ठे होकर अगर हाँ, क्योंकि मार्जिन कई जगह बहुत कम रहते हैं, तो इस तरह की बात सामने आई। तो उन्होंने ये कर दिया कि अब जब वो मतगणना केंद्र पर जाएगा कर्मचारी मतदान कराने के लिए, उस समय उसको ये अपना मतपत्र वहाँ जमा कराना पड़ेगा। ये कुछ नवाचार उन्होंने किए। बाकी 7 नवंबर को मिजोरम के चुनाव है। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को है, राजस्थान में 23 नवंबर को है और तेलंगाना में 30 नवंबर को है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव। छत्तीसगढ़ चूंकि नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, हालांकि सरकार का दावा है कि नक्सलियों का काफ़ी हद तक सफाया हो गया है, फिर भी चुनाव आयोग ने एहतियात बरतते हुए इस अकेले राज्य में छत्तीसगढ़ में जहां सबसे कम सीटें हैं 90, वहां पर जो है 2 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। बाकी जगह सब जगह एक ही, मतलब छत्तीसगढ़ के पहले चरण के साथ इसका मिजोरम का 7 नवंबर को मतदान हो जाएगा। 17 नवंबर को इसका छत्तीसगढ़ का सेकंड चरण और मध्य प्रदेश का एक ही चरण होगा, वो 17 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को राजस्थान का और तेलंगाना का लास्ट में 30 नवंबर, यानी कि 7 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदान ये चलेगा। दौलत जी, एक बार चुनाव आयोग ने कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मनी को और जो चीज़ों को रोकने के लिए, जो इस तरह की अवैध गतिविधियां होती है चुनाव के दौरान, उसको रोकने के लिए 940 सीमावर्ती इलाके जिसमें राजस्थान भी शामिल है, वहाँ चौकियाँ बनाई गई है और विभिन्न डिपार्टमेंट जो फोर्स है उनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। इस बार साथ ही जो कार्गो के जरिए भी एक चुनाव आयोग ने कहा है कि कार्गो के जरिए भी जो मनी का ट्रांसफर होता है तो उस पर भी निगरानी है। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग हो चाहे एजेंसियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करती है कि इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां संचालित नहीं हो। हर बार ये चेक पोस्ट लगते हैं। इस बार हो सकता है संख्या में इजाफा हो, चेक पोस्ट पहले भी लगते रहे, अब भी लगेंगे। और बात यह है कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि मैं बहुत सख्ती से कहा है, जो भी एजेंसियां, चाहे पुलिस हो चाहे अन्य एजेंसियां जो भी इस तरह के काम में लगती हैं, उनको सबसे ये कहा गया है कि वो पूरा का पूरा जो है इस पर सख्ती से नजर रखे। और हर बार पैसा और शराब और इस तरह की चीजें बरामद होती है गैर कानूनी तरीके से इधर उधर लाते हो। इस बार भी चुनाव आयोग यदि ज्यादा सख्ती करेगा तो आप मान के चलिए कि इस बार इन 5 राज्यों में पहले जो सीजर हुई है उससे ज्यादा ही होगी और एक रिकॉर्ड बनेगा। तो ये चूंकि आप ये मान के चलिए कि इतनी सख्ती के बावजूद लगभग हर राजनीतिक दल, किसी एक राजनीतिक दल का हम नाम नहीं ले रहे हैं, वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं। गैर कानूनी रूप से पैसा इधर उधर करते हैं, शराब बांटते हैं, फ्री चीजें बांटते हैं और उन्हीं को इस तरह से पैसा इधर उधर लाते ले जाते हुए पकड़ा जाता है। कार्गो पे जो नजर रखी जा रही है वो भी एक, इससे आप मान लीजिए कि काफी संख्या में पैसा और इस तरह की चीजें जो है वो कार्गो से भी इधर उधर कर दी जाती है। तो उसको देखते हुए आप मान के चलिए कि इसमें चुनाव इस बार जो इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश के प्रयास जो है चुनाव आयोग अलग से करेगा। अब कितनी सफलता मिलती है, कितना रोक पाते हैं, ये समय बताएगा। दौलत जी, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात और है कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े पेश किए, राजस्थान में वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है
इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बहुत मतलब एक तरह से चौंकाने वाला है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, राजस्थान है इलाके के हिसाब से देश का, तो उसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो संख्या आई है मतदाताओं की, वो चौंकाने वाली है। निश्चित रूप से यहाँ नए मतदाताओं को जोड़ने का बहुत बड़ा काम होगा। 60 लाख टोटल नए मतदाता जो है, जो पहली बार वोट करेंगे, वो इन 5 राज्यों में जुड़े हैं और सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में ही जुड़े हैं। इसका मतलब तब यहाँ की वोटर संख्या 5 करोड़ 25 लाख हुई है और ये निश्चित रूप से चुनाव परिणामों पर भी असर डालेगा, क्योंकि युवा वोटर्स का मतदान करने का जो नज़रिया होता है वो फ्लोटिंग होता है। वो उसमें किसी के राजनीतिक दल के प्रति कोई प्रतिबद्धता हो ऐसा नहीं है। वो तो फैसला करेगा कि कौन प्रत्याशी सही है या कौन सा राजनीतिक दल सही है देश के लिए या अपने राजस्थान के लिए और उनके इलाके के लिए, क्या सही है गलत है, उसके आधार पर युवा फैसला। दौलत जी, 2 सवाल मेरे यहाँ पर है। एक तो लोगों को पता है कि आदर्श आचार संहिता क्या कुछ होती है, हम उसी के बारे में दर्शकों को जो नहीं जान पाते उनके लिए कि आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। नहीं, आचार संहिता के दौरान सरकारी कामकाज जो भी है वो सारे प्रतिबंधित हो जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार इस आचार संहिता के इम्पैक्ट में आने के बाद में किसी योजना की घोषणा नहीं कर सकती। कोई सरकारी पैसे इससे खर्च होने वाला कोई काम नहीं किया जा सकता। जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं वो रुकते नहीं है, उसमें कोई बाधा आती नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि ये आचार संहिता घोषित होने से कुछ घंटे पहले तक के सरकारों ने कई घोषणाएं की है, कई अपने काम करने की बात की है। अभी आज जयपुर में भी वर्चुअल उद्घाटन शांति धारीवाल ने किए हैं विकास कार्यों के। तो ये सारी चीज़ें अब जिनकी घोषणा हो गई है, उनके अगर काम शुरू होते हैं वो इन काम को भी शुरू करने में तो रोक रहेगी, लेकिन जो काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं उनको आगे जारी रखने से नहीं रोका जाएगा। एक सबसे बड़ी बात दौलत जी यहाँ पर ये आ रही है कि युवा मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी कि युवा ही भाग्य विधाता है, युवा ही तय करेंगे आखिर सरकार कैसी होगी, सरकार कौन सत्ता में आएगा। नहीं, युवाओं के अलावा आप देखिए इस बार भी महिलाओं का बहुत, मुझे लगता है पिछले कई चुनावों से महिलाओं का प्रतिशत तो राजस्थान में पुरुषों से ज़्यादा आ रहा है मतदान में, और महिलाएं और युवा मेरा मानना है इनका कॉम्बिनेशन जो जिस तरफ जाएगा और जिस पार्टी का समर्थन करेगा पॉलिटिकल पार्टी का, उसको निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है इन चुनावों में। निश्चित तौर पर जो योजनाएं, सरकार की योजनाएं भी अगर बात करें केंद्र की और राज्य सरकारों की, वो भी महिला और युवाओं पर आधारित है। यही कारण है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, देखिए अब पॉलिटिकल पार्टी भी सारी चीज़ों को समझते हुए इसी तरह की घोषणाएं करती है जिससे उनका बड़ा वोट बैंक जो है उनकी पार्टी की तरफ आकर्षित हो। लेकिन ये सभी जानते हैं कि सारी घोषणाएं, सारी लोक लुभावन बातें, ये सब चुनावी साल में होती है। उससे पहले के जो 4-4.5 साल होते हैं जनता उसको भूलती नहीं है, युवा तो खासकर नहीं भूलता है। आजकल युवा जिस तरह से अपडेट रहता है सोशल मीडिया की वजह से, उनको गुमराह करना बहुत मुश्किल है। कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये समझेगा हम ये बात कहेंगे और कन्विंस हो जाएगा युवा, खास करके युवा तो कन्विंस नहीं होगा, बाकी जो मतदाता है उन पर हो सकता है थोड़ा बहुत असर हो जाए। युवा पूरी तरह से अपडेटेड रहते हैं, हर चीज़ उनको पता है कि क्या बात सही है और क्या गलत है। दौलत जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि चुनाव से घोषणा से पहले सूची जारी हो कैंडिडेट की, भाजपा ने भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सूची जारी कर दी, लेकिन राजस्थान के मामले में दोनों ही पार्टियों ने सूची जारी करने से कतरा रहे हैं। क्या कारण है ऐसा? नहीं, राजस्थान का मामला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने इस बार इस तरह की तैयारी दिखाई है, मतलब कहने के लिए कि हम सरकार रिपीट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि यहाँ प्रदेश नेतृत्व में तालमेल नहीं है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ की सूची जारी हो गई, मध्य प्रदेश की 2-2 सूचियाँ जारी हो गई, राजस्थान की सूची आज भी अटकी हुई है। लेकिन अब बकरे की माँ जो कितने दिन खैर मनाएगी, अब तो सूचियाँ जारी करनी पड़ेगी। चुनाव का इलेक्शन का ऐलान हो गया है तो तारीखें आ गई है, तो अब सूचियाँ निश्चित रूप से बहुत जल्दी आने लग जाएगी और ये
वेट इसलिए करते हैं कि चूंकि जो पार्टी बाद में सूची या नाम घोषित करती है वो मतलब ये सोच समझ के करती है जो कैंडिडेट प्रतिद्वंदी ने दिया उसको हराने के लिए वो और क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका प्रत्याशी जीत जाए। इसलिए हर राजनीतिक दल कोशिश ये करता है कि पहले प्रतिद्वंदी सूची घोषित करें उसके बाद हम करें। कहने के लिए भले ही कहते हैं कि हम सबसे पहले कर देंगे, लेकिन यही वजह है कि राजस्थान में आज तक एक भी सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। सवाल सब कैंडिडेट के मन में भी धड़कनें बनी हुई है उसकी भी कि सूची आ जाएगी, कल आएगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से प्रयोग किया कि भाजपा ने सांसदों को टिकट दिया है, तो राजस्थान में अगर सूची जारी होती है तो क्या उम्मीद करें कि राजस्थान में भी इस तरह की रणनीति अपना सकती है भाजपा? नहीं, भाजपा और कांग्रेस सब अपनी रणनीति जो अपनाएंगे, जिनको टिकट मिलेगा। अब देखिए एक टिकट के लिए एक अनार 100 बीमार है, अब 99 बीमार टिकट मिलने के बाद क्या रिएक्ट करेंगे, ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि उनको जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात होती है, आम आदमी पार्टी इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वागड़ में आदिवासियों की पार्टी है। तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको यदि कांग्रेस और भाजपा का टिकट नहीं मिलेगा तो वो इन छोटी पार्टियों के टिकट हासिल करने की कोशिश करें। इन दोनों पार्टियों में भगदड़ मचेगी, एक दूसरे के मतलब बागी भी खूब खड़े हो सकते हैं। और इस तरह की परिस्थितियां पिछले चुनाव में भी हमने देखी थी कि कांग्रेस की तरफ से कितने निर्दलीय बागी उतरे और उनमें से कई लोग जीत करके आ गए, उन्होंने सरकार चलाने में मदद की है। तो ये परिस्थितियां इस बार भी बननी है और टफ फाइट रहेगी, ये बात आप मान के चलिए। राजस्थान का चुनाव एक तरफा नहीं होने वाला है, जो भी होगा बहुत मुश्किल फैसला होगा। और अगर तीसरे मोर्चे का ये तीनों पार्टियां यदि ठीक ढंग से काम करती है तो हो सकता है किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले, ऐसी भी परिस्थिति राजस्थान में पैदा हो सकती है। दौलत जी ने बताया बड़ी बात ये कि किसी भी दल को बहुमत मिलता है यहाँ नजर, क्योंकि टफ फाइट यहाँ पर बताई गई है। खुद पॉलिटिकल पार्टियां भी ये मानती हैं कि क्योंकि ये राजस्थान का चुनाव बहुत ही मुश्किल है, किसी भी पार्टी को यहाँ स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ जया जी भी हैं। जया जी, इस बार महिला मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, यानी कि युवा और महिला भाग्य विधाता कह सकते हैं। बिल्कुल, पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आधी आबादी की आवाज़ बुलंद होगी और इस आवाज़ को राजनीतिक पार्टियां भी सुनेंगी और अपने घोषणा पत्र के अंदर महिला मतदाताओं को एक वोट बैंक के रूप में लेकर उनको प्राथमिकता देगी। दूसरी बात, ये जो महिला मतदाता संख्या बढ़ी है, ये संख्या सिर्फ संख्या ना रह जाए। लोकतंत्र के इस उत्सव में महिलाएं वोटिंग बूथ पे पहुंचे और अपना मत रखें। एक दौलत जी, एक और यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि बहुत कम मीडिया हाउस होते हैं जब वहाँ के प्रधान संपादक अगर जनता का मन टटोलने के लिए चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी जनगणमन यात्रा के दौरान तीनों राज्यों में घूमे, तमाम जो मुद्दे थे चुनाव से पहले, जो घोषणा शुरू होने से पहले वो गए पहुंचे। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि जनता ने खुलकर वहां पर मुद्दे नहीं, ये देखिए मतदाताओं की जागरूकता का कार्यक्रम है। इस तरह के दौरे और पत्रिका पहले भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी काफी कोशिशें करती रही। और चूंकि आप देखिए जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल आजकल जो कुछ भी बातें बोलते हैं उसमें झूठ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो मतदाता काफी असमंजस में रहता है। और इस दौरे में हमारे प्रधान संपादक जी ने जहां जहां भी बातचीत की, पॉलिटिकल नेताओं से भी बातचीत की और उससे जो निष्कर्ष निकल के आया वो जनता के सामने रखा है, ताकि जनता सही फैसला कर सके। क्योंकि जो इस जनगणमन यात्रा के दौरान सभी पक्षों से बात की गई, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और उनकी बातचीत का जो निचोड़ निकला वो जनता के सामने रखा गया कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो इससे निश्चित रूप से आम जनता को फैसला करने में मदद मिलेगी और मतदान का प्रतिशत भी मुझे लगता है इस प्रयास से बढ़ेगा। दौलत जी ने बताया कि अगर यात्राएं होती है इस तरह की, पॉलिटिकल पार्टियां भी अगर इस तरह की यात्राएं करें और जनता का मन टटोले तो निश्चित तौर पर सुधार संभव होगा। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 3 दिसंबर को मतदान की मतगणना हो जाएगी और जो युवा महिला मतदाताओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दौलत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं का देखिए, अभी आरक्षण बिल भी पास हुआ है संसद के अंदर, राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी उस पे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया,
सर्वसम्मति से राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में 2 वोट खिलाफ पड़े, उनका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इतना बढ़ चढ़ के महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं, अब इनकी परीक्षा ये है कि अपनी पार्टी के कितने टिकट जो है ये महिलाओं को देते हैं। ये निश्चित तौर पर मतलब 33% भी अगर आता है तो आप ये सोचिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये बातें जो कही गई है संसद में, भाषण में या जवाब में मंत्रियों के, जिस तरह की महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई है, जैसे महिलाओं से बड़ा तो हितैषी और कोई है ही नहीं, इस तरह की बातें हुई है। उसकी पहली परीक्षा इन चुनावों में, 5 राज्यों के चुनाव में दोनों राजनीतिक दल अपनी जो टिकट वितरण है उसमें महिलाओं को कितना % भागीदार बनाते हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात है कि राजस्थान में जो मतदाता, जो कैंडिडेट की सूची आएगी उसमें किस तरह से दौलत जी ने जैसे कहा कि महिला जो उम्मीदवार है, कितने दोनों पार्टियां कितने महिला उम्मीदवारों को टिकट देती है, ताकि वो महिला आरक्षण की बातें संसद में तो बहुत हुई, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या रहने वाली है। तो मतदाताओं के लिए सूचना है कि 17 से 30 अक्टूबर तक वो मतदाता सूची में संशोधन करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो अपने निर्वाचन अधिकारी या BLO के पास जाकर अगर नाम नहीं जुड़ा है तो निश्चित तौर पर जाके वहां नाम जुड़ा सकते हैं या फिर नाम में संशोधन करा सकते हैं। और पत्रिका TV की अपील यही है, लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है कि आप मतदान जरूर करने जरूर पहुंचे और मतदाता सूची को जांच ले। अगर आपका नाम नहीं है तो 17 से 30 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, इसमें आप नाम जुड़वा सकते हैं। पत्रिका TV के लिए ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।